नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जॉर्ज ए ग्रियर्सन के बारे में देख लिया था। इन्होंने जो हिंदी का साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था, ठीक, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, इस ग्रंथ को हम लोगों ने देख लिया था भैया। 1888 में यह ग्रंथ लिखा गया था और यह हिंदी साहित्य का एक वास्तविक ग्रंथ था जिसमें काल विभाजन की शुरुआत की गई थी। यानी काल विभाजन सच्चे अर्थों में लिखा जाने वाला ग्रंथ था। अच्छा, इसमें काल विभाजन किया गया और कुल जो काल विभाजन किया गया था भैया, वो 11 भागों में किया गया था। अच्छा, 11 भागों में किया गया था। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल है भैया, भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। ठीक, इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए भैया चलते हैं। हम लोग करते हैं भैया जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी द्वारा काल विभाजन। ठीक, अच्छा, इनके बाद हम लोग जो है मिश्र बंधु को देखेंगे भैया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में भी देखेंगे। ठीक, चलिए, इन्होंने जो काल विभाजन किया था भैया, वो कितने प्रकार में किया था? 11 प्रकार में, यानी 11 खंडों में इन्होंने साहित्य के इतिहास को बांटा था। ठीक, और जो पहला कालखंड था इनके अनुसार, यह था भैया चारण काल। चारण का मतलब होता है भैया, पहले आप देखते होंगे भोर के समय चारण और भाट आते थे जो भोर जगाते थे। यानी आप देखते होंगे वो आते थे, या अभी अब के समय में तो कम हो गए, पहले के समय में जोगी भी आते थे। वो सुबह लालटेन और सारंगी देखते हुए गांव में गाते हुए फेरी लगाते थे। ठीक, जहां जगाने का कार्य किया जाए या उठाने का कार्य किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? चारण और भाट, जो उठाने का कार्य करता है। अच्छा, यहाँ जो कविता थी भैया, वह दरबारी कविता थी, राजाओं के दरबार में होती थी। और यहाँ राजा लोग क्या करते थे भैया, जब अपने शौर्य का वर्णन उनको सुनना था तो कवियों के द्वारा शौर्य का वर्णन सुनते थे। जीत कर आते थे, यानी जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो डिंगल प्रधान रचना सुनते थे, जिसमें अतिशयोक्त प्रधान रचना थी। डिंगल और पिंगल हम आपको बताएंगे। ठीक, और जब लौट कर आते थे तो वो थक जाते थे, और जब थक जाते थे तो उनको श्रृंगार प्रधान रचनाएं चाहिए थी, तो वो श्रृंगार प्रधान रचनाएं सुनने लगते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो कवि था वो चारण और भाट की भांति क्या करता था? दरबार में गायन करता था। इसलिए इन्होंने इस काल का नाम क्या कर दिया भैया? चारण काल। ठीक, अच्छा, इसके बाद इन्होंने दूसरा धार्मिक काव्य, धार्मिक धार्मिक शब्द से ही आप समझ रहे होंगे भैया, धर्म की प्रधानता जहां होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? धार्मिक काव्य कहते हैं। ठीक, यानी जहां धर्म की प्रधानता होती है भैया। अच्छा, इस काल में ध्यान रखिएगा, मुगलों का आक्रमण हुआ था, और जब मुगलों का आक्रमण होता है तो हमारे जो भारतीय राजा थे भैया, वो परास्त होते हैं। परास्त होते हैं तो जो कवि थे, अब इनको राज दरबार में क्या है भैया? स्थान कम मिलने लगा। जब इनको राज दरबार में स्थान कम मिलने लगा तो ये क्या किए भैया? ईश्वर की शरण में जाना शुरू कर दिए, या जनमानस की तरफ जाना शुरू कर दिए। तब वहां से हमारा शुरू होता है धार्मिक काव्य। अच्छा, इसी के बाद एक और आता है भैया, जिसे आप कहते हैं 15वीं, सॉरी तीसरा है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक काव्य। 15वीं शताब्दी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी 1400 के बाद जैसे ही 1401 आया, वहां पर क्या होता है? 15वीं शताब्दी चालू हो जाती है। जैसे इस समय आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी का मतलब भैया कि हम लोग 2000 के आगे चल रहे हैं, 2000 के आगे चल रहे हैं, 21वीं सदी। ऐसे 1400 के बाद हम लोग जब चले तो 15वीं शताब्दी, यानी 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक गायन किया गया उसको इन्होंने नाम दिया भैया 15वीं शताब्दी का धार्मिक काल। ठीक,
अगला चौथा भैया, जायसी का प्रेम काव्य। जायसी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है भैया कि अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो अवधी भाषा का प्रथम कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, जो कहाँ के रहने वाले थे भैया, जायस नगर रायबरेली। रायबरेली अब अमेठी जिले में पड़ता है, सॉरी जायस नगर अमेठी जिले में पड़ता है, इसलिए वर्तमान में इनका स्थान अमेठी आप मान सकते हैं। तो जायस नगर के रहने वाले थे, लेकिन ये रहते किसके दरबार में भैया, तो ये रहते थे प्रतापगढ़ राजा के दरबार में। हालांकि इनका जीवन बहुत दयनीय था, ठीक, ये बहुत कुरूप भी थे। अभी जब हम जायसी को पढ़ाना शुरू करेंगे तो इनके बारे में एक एक चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए भैया, अच्छा, इसके बाद भैया कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य को आप लोग जानते हैं भैया, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी काव्य लिखे गए वो कृष्ण काव्य, और भगवान राम से संबंधित जितने भी काव्य लिखे गए वो राम काव्य के नाम से जाने गए। तो इसमें कृष्ण जी की प्रधानता थी। लोग क्या करते थे, जितने भी कवि थे वो कृष्ण भगवान का गायन करते थे, और कृष्ण भगवान के कीर्तन या बाल लीलाओं का गायन वो करते थे। तो इसमें अष्टछाप के कवियोग जो 1565 में आपके वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने किया था, अष्टछाप के कवियों की स्थापना, जिसमें 4 शिष्य विठल नाथ के थे और 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य जी के थे, ठीक। तो ये आपके कृष्ण संबंधित काव्य थे, ठीक। अगला है भैया मुगल दरबार। यानी यहाँ पर मुगल दरबार पूर्ण स्थापित हो चुका था, और मुगलों को लेकर के जो मुगल दरबार लिखा गया भैया, यानी उस समय मुगल के शासन में जितनी भी कविता लिखी गई उसको इन्होंने नाम दिया मुगल दरबार, ठीक। सातवां देखते हैं भैया, तुलसी का काव्य। तुलसी का काव्य, अच्छा, तुलसी का जो काव्य था भैया, ध्यान दीजिएगा, तुलसी का जो काव्य था, यानी तुलसी द्वारा जो रामचरितमानस है, इसमें राम की प्रधानता की गई, और इससे संबंधित जितने भी काव्य लिखे गए उसको नाम दिया गया तुलसी का काव्य, ठीक। अच्छा, इसके बाद भैया तुलसी के परवर्ती कवि, आठवां में यही लिख देता हूं, तुलसी के परवर्ती कवि, ठीक, तुलसी के परवर्ती कवि। अच्छा, तुलसी के परिवर्ती कवि, ध्यान दीजिएगा, तुलसी के बाद जिन कवियों ने काव्य रचनाएं की उसको इन्होंने एक कालखंड बनाया, और उस कालखंड का नाम दिया तुलसी के परवर्ती कवि, ठीक। चीजें स्पष्ट दिख रही हैं, हाँ स्पष्ट चीजें दिख रही हैं। आप लोग जितनी भी चीजें करिएगा भाई, जितनी भी चीजें देखिएगा उसको कमेंट में जरूर करिएगा कि काव्य आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो साहित्य पढ़ाया जा रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक। चलिए अगला देखते भैया, नव। नव में है भैया 18वीं शताब्दी का अठारहवीं शताब्दी का काव्य, ठीक। ये 18वीं शताब्दी का काव्य, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 के बाद जो काव्य लिखे गए भैया उन्हें हम नाम दिए 18वीं शताब्दी का काव्य, हमने मतलब जार्ज गृहस्थ जी ने, ठीक। नवा देखते हैं भैया, 8 9 10, चलिए 10वां भैया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अच्छा, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान भैया ध्यान दीजिएगा, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो हमारे भारत में चारों तरफ यह समाचार फैला कि हमारे ऊपर क्या हुआ, अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य
हो चुका है, यानी हमारे यहाँ अंग्रेज पूरी तरह से व्याप्त हो चुके हैं। अब शासन जो चलेगा अंग्रेजों का चलेगा। ठीक, तो उसके बाद से हमारे यहाँ का जो इतिहास लिखा गया उसको इन्होंने नाम दिया भैया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक, अच्छा, इसके बाद 11वां यहाँ आ जाएगा महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के शासन में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, यानी महारानी विक्टोरिया का जब हमारे यहाँ शासन हो गया तो उसके बाद हमारा कौन सा काल आता है आप जानते हैं, इन्हीं के बाद हमारा कौन सा काल आता है, आधुनिक काल आता है। यानी रीतकाल की जो प्रधानता चली थी ये सब रीतकाल की प्रधानता थी, यानी उनके शासन में हमारे यहाँ काव्य रचनाएं कैसी होती थी और लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे थे, उन सब का वर्णन इसमें किया गया, एक एक कवियों को किया गया। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं भैया इन्होंने कुल कितने कवियों का वर्णन किया था, लगभग 1000 यानी 952 कवियों का वर्णन इन्होंने किया था। और इन 952 कवि जो थे भैया किसके थे, हिंदी के थे। ठीक, अच्छा, सच्चे अर्थों में माना जाए तो इतिहास यही था, यानी इन्होंने कालक्रम का भी विभाजन कर दिया। इसके बाद जो लोग इसके बाद जो पद्धति आती थी वर्णाक्रम पद्धति उसको इन्होंने हटाया, वर्णाक्रम पद्धति को इन्होंने हटा करके भैया कालक्रमानुसार सभी कवियों को एक एक करके रखा। ठीक, तो ये सब इनके बारे में था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब बताते हैं। ठीक, अब देखिए भैया इसके बाद हम लोग मिश्र बंधुओं को पढ़ेंगे। मिश्र बंधुओं को अगर देखा जाए तो मिश्र बंधुओं ने नए कवियों को ढूंढ ढूंढ के मौका दिया, यानी उन्होंने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया था। ठीक, 5000 कवियों यानी मतलब 4591 यानी 4591 कवियों का लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया था। उन्होंने नए कवियों को भी मौका दिया और इन्होंने जो है ध्यान दीजिएगा, अगर इनका इतिहास देखा जाए तो इन्होंने बताया भैया खुद इन्होंने लिखा कि मैंने जो इतिहास का स्रोत लिया था, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इतिहास का स्रोत कौन सा साहित्यकार लिया था तो आप ध्यान दीजिएगा यही थे। इन्होंने स्वयं लिखा था भैया कि मैंने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, गारसा तासी के ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ आदि ग्रंथों को मैंने क्या किया भैया अपने उदाहरण के स्वरूप में लिया। इन सब का अध्ययन करने के बाद हमने क्या किया भैया एक काल विभाजन किया और ये साहित्य का इतिहास लिखा, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। और इन्होंने जो आपका भक्ति काल है ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा था भैया, स्वर्ण काल कहा था। स्वर्ण काल, भक्ति काल को अगर कोई पूछेगा भैया कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम किसने दिया तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। ठीक, चलिए भैया आज इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिश्र बंधुओं को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो अब आपको कम से कम आधे घंटे की दी जाए, 30 मिनट की वीडियो। ठीक, तो चीजें व्यवस्थित हो गई हैं थोड़ा सा, तो अब आप लोगों को आधे घंटे का क्लास लगभग 30 मिनट का क्लास आप लोगों को मिलेगा। ठीक, ज्यादा चीजें हम लोग सीखेंगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद भैया, नमो भगवतो वासुदेवाय।